शुक्रिया अक्षत हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू अभिषेक। हाँ, आपकी एक प्रेडिक्शन थी हिमाचल को लेके, जब हम हिमाचल के इलेक्शन का लाइव कर रहे थे तो हमने जो वोटर वोटर सर्वे की पे बात की थी, तो वहां पे 7 से 15 दिखा रहे थे। फिर दूसरा सर्वे जो आया था उसमें वो 7 से 8 सीटों पे ही सिमटता दिखा रहे थे। पर जी आपने उसमें एक बिल्कुल। बात बोली कि पहले आपने 5 बोला था उसी लाइव में, फिर आपने 2 बोला था, फिर लाइव खत्म होते होते आपने 0 बोला था। मुझे याद है, तो मैंने हाँ। आपसे कहा था कि ये आपने क्या कर रहे हैं, आप 0 बोल दिए हैं। बुरा लग सकता है आम आदमी पार्टी को, पर हिमाचल की जनता ने आपको सीरियसली ले लिया और आपकी जमानत, आप जी। आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। खाता जी नहीं खोल पाई बिल्कुल। आम आदमी पार्टी वहां पर। तो अरसद वैसे 67 सीटों पर जमानत जब्त हुई है उनकी। जी बिल्कुल। अब आप क्या कारण देखते हैं इसके पीछे कि हिमाचल में एक सीट भी आप नहीं निकाल पाए? इसका क्या कारण रहा है? जी, जो मुझे कारण लगता है कि जब इस साल 2022 में मार्च में जब पंजाब में चुनाव हुए थे और जब वहां पे प्रचंड बहुमत मिला था आम आदमी पार्टी को, उसके बाद से उन्होंने घोषणा की थी हिमाचल में हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और वहां सरकार बनाएंगे। लेकिन बाद में हमें देखने को मिला कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव के आसपास थे और साथ ही एमसीडी के चुनाव भी गुजरात चुनाव के साथ ही हो गए थे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये लगा कि हिमाचल में उनका इतना स्कोप नहीं है। साथ ही उनको लगा कि अगर हम गुजरात में चुनाव लड़ेंगे और वहां कोई अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हमें नेशनल लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, हमारा एक नैरेटिव बनेगा। अगर हम हिमाचल में कुछ कर भी लेते हैं तो हमें वो फायदा नहीं होगा जो हमें गुजरात चुनाव लड़ने से होगा। इसलिए उन्हें आई थिंक आखिरी दौर में हम देखें आखिर के 1 डेढ़ महीने में तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और चाहे कितने भी बड़े नेता हों, कोई भी वहां पे प्रचार करने कोई खास गया नहीं। इवन थोड़ा बहुत प्रचार किसी ने भी किया भी है तो भगवंत मान वगैरह में किया है। बाकी किसी भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने वहां प्रचार नहीं किया। और यही कारण रहा कि जो आम आदमी पार्टी पहले थोड़ा हिमाचल में स्कोर कर रही थी शुरुआत में, आखिरी में आता है तो उनका वोट परसेंटेज बहुत कम हो गया और उनकी एक भी सीट नहीं आई। अच्छा, तो क्या इन्होंने हिमाचल को सीरियस नहीं लिया और हिमाचल ने इनको सीरियस नहीं लिया, ये कह सकते हैं हम? हाँ, कह उस सकते हैं कि तरीके इन्होंने से शुरुआत में जरूर लिया हिमाचल था। बिल्कुल। की जनता को दबाने में कामयाब नहीं हुए और हिमाचल ने इन्हें सीरियस नहीं लिया और निकाल फेंका। तो जैसा जी कि आपने बिल्कुल। गुजरात में प्रचार करने में जुटे रहे और एमसीडी का चुनाव भी था। एमसीडी की कमान हम देखें तो पूरी तरह से इस बार मनीष सिसोदिया को सौंप रखी थी आप पार्टी। जी। दिल्ली में जो थे वो इनके सारथी, वो संभाल जी। रहे थे कमान और दिल्ली में काफी अच्छा किया है आप देखें तो। जी। तो दिल्ली में एमसीडी के आंकड़े क्या रहे, जरा उसके साथ आप हमें बताएं कि क्या स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि 15 साल से बीजेपी यहाँ पर थी और मतलब लगभग नामुमकिन लग रहा था कि बीजेपी को एमसीडी में हराना। तो जी। क्या वो पहलू थे, जरा हमें बताएं, जिससे आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत जीत दर्ज की है एमसीडी में? जी, मैं पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एमसीडी में टोटल 250 सीटों पे चुनाव हुए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें जीती हैं। 9 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने और बाकी 2 से 3 अन्य सीटें जो हैं वो अन्य ने जीती हैं। तो ये थोड़ा आंकड़ा रहा है एमसीडी चुनाव का। अब जहां तक बात है कि जो एमसीडी में 15 साल से राज कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसे आम आदमी पार्टी ने कैसे हरा दिया। तो उसका सबसे बड़ा कारण जो हमें रहा है वो रहा है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का एक नैरेटिव बना है कि हमने एजुकेशन के लिए काफी अच्छा काम किया है, हमने हेल्थ केयर में काफी काम किया है, हमने बिजली फ्री दे दिया है, पानी फ्री दे दिया है, महिलाओं को मुफ्त सफर दे दिया है। कहीं ना कहीं ये जो इनकी योजनाएं थी, इनका काम था, ये एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर रहा आम आदमी पार्टी के लिए। साथ ही अगर हम देखें तो 15 साल से राज करने के कारण कहीं ना कहीं एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो गई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उसे काफी कंट्रोल करने की कोशिश की। हमने देखा प्रचार के टाइम पे करीब 7 राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे थे, जेपी नड्डा खुद प्रचार कर रहे थे और भी कई मंत्री प्रचार कर रहे थे। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी कि उस प्रचार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उससे उभर नहीं पाई और आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा बहुमत एमसीडी के चुनाव में ले आई, जिससे उनका आगे जाके मेयर बन सकता है। जी बिल्कुल। क्योंकि अब देखिए आप, क्योंकि केजरीवाल साहब ये कह रहे थे कि मुझे एमसीडी में लाइए और ये जो कूड़े के जी। पहाड़ है मैं साफ कर दूंगा। तो उनसे ये पूछा गया कि दिल्ली में सफाई क्यों नहीं है, नालियां बह जी। रही है इधर उधर, सीवर का पानी इधर उधर फैल रहा है, पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। तो वो कह रहे थे कि एमसीडी मेरे अंडर नहीं आती, ये सफाई वाला काम जो है वो मेरे अंडर नहीं आता, इसलिए मैं नहीं कर जी। सकता। ये बीजेपी से आप पूछो कि बीजेपी ने क्यों नहीं किया। आपको याद होगा 2014, 2014, 2017 केजरीवाल कहा करते थे कि यमुना साफ कर दे, और यमुना पे और सफाई पे केजरीवाल ने अच्छा खासा वोट मांगा है और उनको मिला है। जी। तो क्या इन 15 सालों में, जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली का जो मतदाता था वो
परेशान हो चुका था बीजेपी से, और उन्हें भी ऐसा ही लगता था कि हाँ केजरीवाल आएंगे क्योंकि हेल्थ केयर पे काम किया है तो सफाई पे भी काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली में एक से एक सफाई की समस्या है। आप देखें पॉल्यूशन है, नालियां हैं, और इसके अलावा कई सारे जी, फैक्टर्स हैं ऐसे, कूड़े के पहाड़ जिसमें मेन रहते हैं, तीन जो बिल्कुल। लैंडफिल है वो मेन रहते हैं। तो क्या थोड़ा सा ये जो वोट मांगने का तरीका है केजरीवाल साहब का कि सफाई सफाई फिर हेल्थ केयर पे काम, तो इनका कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है। जी हाँ, तो मेरी राय में जहाँ तक कि कहीं न कहीं जो कूड़े का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था दिल्ली एमसीडी के अंदर, उसका एक फ़ायदा चीज ज़रूर इन्होंने और आम कही आदमी थी, पार्टी बेशक को हुआ। याद होगा आपको, एक जी, मिनट बीच में टोक रहा हूँ, एक चीज इन्होंने और कही थी कि 3 पहाड़ हैं और बीजेपी इनको 12 पहाड़ बनाना चाह रही है ऐसे, ठीक जी, है। तो मुझे वो स्टेटमेंट समझ नहीं आया था कि 12 पहाड़ बीजेपी क्यों बनाएगी, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी, इवन कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि बिल्कुल। कूड़े के पहाड़ किसी ऐसे शहर में, देश की राजधानी में खड़े कर दिए जाए। तो इन्होंने कहा है कि अगर हम आएंगे तो वो 3 लैंडफिल साइट्स हैं वो साफ होंगी, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा था कि यमुना का गंदे होने का कारण जो है वो उत्तर प्रदेश है, जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश है और बाकी राज्य हैं। तो एक चीज ये क्लियर कर दूं कि यमुना उल्टी बहने लगी है क्या, और दूसरी लैंडफिल साइट्स को क्या ये साफ कर पाएंगे अगले 2 3 4 5 सालों में, क्योंकि जी, फिर आपका हाँ, आ आपका जो पहले बात की कि बीजेपी जो है वो 3 से बढ़ाकर बड़ा पहाड़ करना चाहती है एमसीडी में, तो ये तो एक राजनीतिक स्टेटमेंट था, इसका कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसे हमें इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। जहाँ तक बात है कि क्या आम आदमी पार्टी से सॉल्व कर पाएगी, इसके मैं कुछ केजरीवाल के इंटरव्यूज देख रहा था, उसमें उन्होंने एक भारतीय शहरों का उदाहरण देते हुए कहा था कि जैसे भारत के अन्य शहरों में हम देख रहे हैं कि वहां पे जो 3R की पॉलिसी है कि कचरा को वो लोग रिसाइकल कर देते हैं, उसे रीयूज करते हैं, ठीक है, उसको रिड्यूस भी करते हैं। ऐसी पॉलिसी वहां भी अपनाई जाएगी, जितने जो कंपनी उनको ठेका दिया जाएगा जो कचरे से डील करती है, जो उसे रीयूज करती है, रिसाइकल करती है। इस तरह के उन्होंने कुछ बातें अपने इंटरव्यू में कही थी। कोई बहुत एकदम क्लियर रोड मैप उन्होंने बताया नहीं कि वो कैसे डील करेंगे कचरे के साथ, लेकिन उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम उससे डील करेंगे। तो अब क्या वो डील कर पाती नहीं कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो कितना अच्छा कर पाएगी इसके अंदर। दिल्ली का जो कूड़े का मुद्दा है वो इतना आसान नहीं है, ये हमें समझना होगा कि इतने जो बड़े पहाड़ बने हैं वो ऐसे ही नहीं बन गए हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा इश्यू है, उसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। और जहां तक यमुना की बात है तो वो ऐसा नहीं कि खाली उसमें यूपी का ही योगदान है, दिल्ली का बहुत बड़ा योगदान है। हम जानते हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो फैक्ट्रीज हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली यमुना प्रदूषित होती है। और हर साल हम देखते हैं कि यमुना में इतने बड़े व्हाइट जो होते हैं वो झाग आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि यमुना में बर्फ गिर गई हो। जी तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। तो इसमें खाली यूपी का दोष नहीं है, दिल्ली भी दोष है, बाकी भी जो राज्यों से गुजरती है उनका भी कहीं ना कहीं इसका योगदान है। तो केजरीवाल को इसको सीरियसली लेना चाहिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला भी था कि हम इसके लिए दोषी हैं, लेकिन आप मानते हैं कि आप दोषी है, लेकिन आप काम क्या करते हैं, तो हमें आपको काम भी करना चाहिए इसके साथ साथ, ना कि खाली एक अपना जो दोष है वो मान लेना चाहिए। अच्छा, बीजेपी की सरकार थी हिमाचल में, वापस आते हैं हिमाचल पे, ठीक जी, है। और हिमाचल का रिवाज रहा है कि वो हर 5 साल में सरकार बदलता है, जी, तो रिवाज को उन्होंने कायम रखा है। तो क्या वो स्ट्रेटजी थी जिससे कांग्रेस या वहां के वोटर्स जो हैं, वो स्ट्रेटजी क्या थी उनकी कि वो कांग्रेस जीती, क्योंकि कांग्रेस ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल प्रचार ना करूं आप और आप जी, जीत जाओ, क्योंकि जैसा कि हम देखें राहुल गांधी साहब सामने नहीं आए थे, प्रियंका गांधी पूरी तरीके से कमान संभाल रही थी, और सुप्रिया सुप्रिया श्रीनेत वगैरह ये लोग। तो हम देखें कि क्या वो कारण है जिससे कांग्रेस ने यहाँ पर बढ़त बनाई है। जी। देखिए, जैसे हमने गुजरात चुनाव में देखा था कि जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी प्रचार वहां नहीं कर रहा था सिवाय मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत के अलावा। लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं था। हिमाचल में हमने देखा था कि प्रियंका गांधी ने खास तौर पर काफी अच्छा खासा प्रचार किया था, और खासकर उन्होंने एक 4-5 मुद्दे कुछ ऐसे पकड़ लिए थे जिससे बीजेपी को खासा नुकसान हुआ। एक था, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा पकड़ा था कि हम काफी बेरोजगारी है, हम कहीं नौकरियां देंगे, रोजगार लाएंगे। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का जो इतना एक ज्वलंत मुद्दा था हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको उन्होंने पकड़ा। उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा और योजना का मुद्दा उठाया जिससे युवाओं पे काफी असर पड़ा। साथ ही उन्होंने ओपीएस बाकी का जो मुद्दा करप्शन के उठाया, ओपीएस बिल्कुल, ओल्ड पेंशन सिस्टम, ओल्ड पेंशन स्कीम का उन्होंने जो मुद्दा उठाया था कि जिससे काफी युवाओं पे, जो सरकारी कर्मचारी है, उस पर काफी असर पड़ा। हाँ, साथ ही उन्होंने क्योंकि वहां पे रोड की हालत जो हिमाचल को खराब है। कर्मचारियों का राज्य कहा जाता है, ये हमने बात की थी पहले भी। जी, तो शायद यही वो कारण है जिससे बीजेपी वहां इस तरीके से वोटर्स को नहीं लुभा पाई और कांग्रेस कामयाब रही वहां पर।
देखें तो। बिल्कुल। और वही चीज जी। हम देखें कि गुजरात में जैसा कि आपने कहा कि उस तरीके से प्रचार नहीं किया, क्या ये पहले ही ये मान के बैठे थे कि हम बीजेपी का गढ़ है कांग्रेस और हम वहां पे नहीं जीत सकते? क्योंकि हम सबसे पहला रिकॉर्ड उठाए अगर कांग्रेस का, राजीव गांधी साहब, ठीक है, जी। वो वहां पर जीते थे और एक रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, 149 सीटें। बिल्कुल। बिल्कुल 149 सीटें माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में बना ली थी कांग्रेस ने। जी, उस समय जीती थी। उसके बाद फिर उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी लगातार, फिर बीजेपी ने ये नरेंद्र मोदी के टाइम पे रिकॉर्ड बना, और अब भूपेंद्र भाई पटेल के टाइम पे ये रिकॉर्ड जी। बना। और हम बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। तो जी। क्या बीजेपी ने गढ़ बना लिया है? क्योंकि अब गुजरात का जो चुनाव है वो एक, मतलब गुजरात को देखा जाता है कि केंद्र में, पहले हम बात करते थे कि यूपी बिहार का चुनाव जो होता था वो देखा जाता था कि यूपी बिहार में क्या बिल्कुल। चल रहा है, की सियासत में क्या चल रहा है, वहां पर देख के ही हम लोकसभा का तय करते थे कि दिल्ली में आगे कौन बैठने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि सेंटर की भी नजर यूपी बिहार की तरफ रहती है। पर आज वोटर्स भी हैं तो वो देखते हैं गुजरात की तरफ कि गुजरात में क्या रहने वाला है, गुजरात में कौन सी पार्टी लीड कर रही है, ठीक है। जी। तो क्या कारण है कि गुजरात का जो इमेज है वो एक इस तरीके का बन गया है, डेवलप हो गया है कि सेंटर में कौन बैठेगा उस तरीके से लोग आज उसे देखते हैं। क्योंकि हम देखें तो मीडिया हाउसेस भी आज पूरी तरीके से फोकस गुजरात पे ही कर रहे थे, गुजरात के इलेक्शन की बात हो रही थी। हालांकि सचिन पायलट बिल्कुल। साहब ने भी इस पे कहा कि हमें इस पे सोचने की जरूरत है कि हम गुजरात में क्यों हारे, क्या एबीपी के वो आप पार्टी के आने से हमारा जो वोट परसेंटेज है वो भी कम हुआ है और विपक्ष बढ़ गया। तो ये जो मैंने आपको तीन चार बातें कही, इनको जरा हमें समझाइए कि क्या बीजेपी ने गुजरात को किस स्ट्रेटेजी के तहत ऐसा डेवलप किया है कि आज सारा पूरा देश का वोटर जो है वो गुजरात की तरफ देखता है? जी, एक्चुअल में जो बड़ी बात है जिस कारण हम देखते हैं गुजरात का महत्व इतना बढ़ चुका है इस विधानसभा चुनाव का भी और साथ ही लोकसभा के अंदर भी, वो कारण नहीं कि जो देश की जो लीडरशिप है, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दो सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, और इवन भारत सरकार में भी हम देखें जिनके पास पावर है, वो गुजरात से ही आते हैं। साथ ही हमने देखा है कि बाकी राज्यों की तरह अगर हम यूपी बिहार में देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो फाइट रहती है बीजेपी और बाकी अन्य पार्टियों में भी। लेकिन गुजरात को अगर हम देखें तो वह हमेशा से बीजेपी क्लीन स्वीप करती आई है। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में ही बीजेपी ने 26 में 26 लोकसभा सीटें वहां जीती हैं, और करीब 27 साल से अगर हम देखें अभी तो बीजेपी की सरकार है। तो इस कारण ये मान लिया गया है कि अगर बीजेपी गुजरात में अच्छा परफॉर्म करती है, यानी कहीं ना कहीं जो बीजेपी की विचारधारा है हिंदुत्व की और बाकी राष्ट्रवाद की, उसको आज भी वो प्रबल है, आज भी उसका सपोर्ट है। और गुजरात में अगर लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नैरेटिव पूरे देश में बनेगा और उसका इफेक्ट लोकसभा चुनाव पे भी होगा। इसलिए दूसरा हमने देखा कि जो आप मीडिया कवरेज की बात कर रहे थे कि आज पूरे दिन ही मीडिया कवरेज गुजरात चुनाव के ऊपर रहा। हाँ, ये बात सही, क्योंकि एक कारण ये था कि बीजेपी ने इतनी प्रचंड जीत हासिल की है। 182 में से 156 सीट लाना कोई छोटा बहुमत नहीं, कोई छोटी बात नहीं है। ये आज तक का रिकॉर्ड इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो यही कारण था कि मीडिया में इतना कवरेज था। हालांकि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव जीता, एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए 40 सीटें लाई, लेकिन तब भी वो सब कवरेज नहीं मिला और कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव के कारण वो ढक गया। जी बिल्कुल, क्योंकि छोटा राज्य है, कम सीटें जी। हैं और अच्छी अच्छी जीत दर्ज की है कांग्रेस ने हालांकि यहाँ जी। पर, और अच्छी स्ट्रेटजी प्लान की, सब कुछ किया, और एक कवरेज में बात, नहीं पर जीत बिल्कुल, दर्ज की है। अच्छा, एक एक में सवाल बात, ये हाँ है, हाँ। जिस तरीके का आपने जश्न देखा दिल्ली में, जिस तरीके का जश्न देखा आज गुजरात की जीत पे दिल्ली में अच्छा खासा जश्न देखने को बिल्कुल। मिला है बीजेपी ने, और गुजरात में जिस तरीके का जश्न था, कांग्रेस पार्टी जश्न क्यों नहीं मना रही है जीत के बाद भी? क्या उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऑपरेशन लोटस चला के बीजेपी में विधायक ना शामिल कर लिए जाए हमारे? जी, एक डर तो कहीं न कहीं है ही सही कांग्रेस के साथ ही, जो हमारे विधायक जीत के, भले ही हम सत्ता में हमने बहुमत प्राप्त कर लिया है, लेकिन कहीं बीजेपी विधायक खरीद ना ले, विधायक तोड़ ना ले। इसलिए वो डर भी है कि तो उन्होंने अपने जो विधायक है वो राजस्थान शिफ्ट करवा लिए हैं। साथ ही अगर हम देखें तो बीजेपी में पहले से क्लियर था कि अगर वो चुनाव जीतती है तो सीएम जो है भूपेंद्र पटेल ही बनेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी सर एक कैसे रस्साकशी में पड़ गई है कि सीएम कौन होगा। अगर हम देखें जो वीरभद्र सिंह है पूर्व सीएम हिमाचल के, उनकी पत्नी ने भी दावेदारी पेश कर दी कि मैं सीएम बनूंगी। बाकी और भी जो है विक्रमादित्य वगैरह वो भी लीडर, उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें उलझ गई। साथ ही उन्होंने देखा कि मीडिया कवरेज गुजरात में इतना ज्यादा था कि कहीं और फोकस हो ही नहीं रहा है। इवन उपचुनाव भी हुए, आज हमने देखा है कि उपचुनाव हुए, इसमें भी बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं और बाकी अन्य दलों ने 3 सीटें जीती है। लेकिन कवरेज चूंकि गुजरात पर ज्यादा था
तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ खास किया भी नहीं, उन्हें पता था कि मीडिया फोकस करेगा नहीं, तो उन्होंने जश्न कोई खास ऐसा बनाया भी नहीं। छोटे मोटे नेता आते रहे, स्टेटमेंट देते रहे, लाइव आते रहे, लेकिन कोई बड़ा प्रचार या कुछ बड़ा सेलिब्रेशन ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया। अच्छा, एक बार आप गुजरात के आंकड़े क्लियर कर दीजिए कि क्या आंकड़े हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, गुजरात में टोटल 182 सीट पे चुनाव हुए हैं, जिसमें से 156 सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी जीती है। उसके बाद 17 सीटों पर जीती है कांग्रेस, 5 सीटों पर जीती है आम आदमी पार्टी, और बाकी अन्य सीटों पर जीती है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जो कि कुछ बागी हैं बीजेपी और बाकी अन्य पार्टीज के। तो ये टोटल 182 सीटों का आंकड़ा रहा है जी गुजरात में। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज हम देखें कि राजस्थान शिफ्ट करना अपने विधायकों को, तो क्या जी ये अपने विधायकों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं? और कांग्रेस में हमेशा से हम ये देखते रहे हैं कि इनका कोई क्लियर नहीं होता कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि हम देखें तो प्रधानमंत्री भी कौन बनेगा ये क्लियर नहीं था 2007 बिल्कुल। 2009 में। तो जी ये इनका क्लियर नहीं रहता है, तो इस वजह से क्या इन्हें लॉस होता है बाद में? कि जैसे कि अब आप देखें बीजेपी का, नरेंद्र मोदी ने वहां पे एक स्टेटमेंट किया था कि गुजरात में जो चुनाव है, आप भूपेंद्र भाई पटेल को जिताइए और रिकॉर्ड तोड़िए, जो पुराना नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़िए, बिल्कुल। रिकॉर्ड तोड़िए बिल्कुल। और लाइए। और उन्होंने ये भी पहले साफ कर दिया था कि भूपेंद्र भाई पटेल ही होंगे सीएम। बिल्कुल। जी, तो क्या ये बेनिफिट रहता है बीजेपी को, और कांग्रेस को ये लॉस रहता है कि वो तय नहीं कर पाते हैं कि किसको सीएम बनाना है? देखिए, अगर हम देखें तो बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी पॉलिसीज रहती है, हमेशा एक जो सेंट्रल लीडरशिप है वो पहले से क्लियर कर देती है कि सीएम कौन बनेगा। और नहीं तो वहां पे जिस तरह गुटबाजी हमें कांग्रेस में देखने को मिलती है हर राज्य में ही, वैसी गुटबाजी बीजेपी में नहीं है। वहां पे जो शीर्ष नेतृत्व ने बोल दिया सीएम बनेगा, वो सीएम बन जाता है, वो डिक्लेयर हो जाता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता, वहां पे कई गुट है, कई बड़े नेता है, तो अपनी दावेदारी पेश करते रहते हैं। इस कारण कांग्रेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है और उन्हें चुनाव लड़ने में प्रॉब्लम आती है। जबकि बीजेपी बिल्कुल एक क्लियर तरीके से, स्ट्रेट तरीके से अपना प्रचार करती है, चुनाव लड़ती है, और यही कारण है कि वो कांग्रेस के मुकाबले हर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है, विधानसभा है चाहे लोकसभा हो। जी बिल्कुल। बात करें हम मैनपुरी की, तो मैनपुरी में क्या रहा आज? मैं हालांकि दर्शकों को बता चुका हूं, पर आप विस्तार से थोड़ा बताएं कि मैनपुरी के चुनाव में क्या हुआ, क्या स्ट्रेटेजी थी समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की, और वहीं रामपुर की भी बात करें। जी, जो हम मैनपुरी में हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी डिम्पल यादव, उन्होंने एक अच्छी खासी जीत दर्ज की और करीब 2,80,000 वोटों से वो जीत गई है चुनाव वहां पे, जो कि एक बहुत बड़ी जीत है। और जो स्ट्रेटेजी अपना हमने जो समाजवादी पार्टी ने अपनाई बीजेपी के खिलाफ, वो स्ट्रेटेजी थी कि नेताजी के नाम पे वोट मांगना, कोई ज्यादा मुद्दों पे भटकना नहीं, कोई चाहे भ्रष्टाचार हो या बाकी अन्य मुद्दे हो यूपी के, उन पे ज्यादा नहीं जाना। और जो पूरा अपना प्रचार है वो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी मुलायम सिंह यादव के आसपास से इसको केंद्रित करना। जो पूरा वोट इवन समाजवादी पार्टी को मिला भी है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं सहानुभूति की लहर थी, सहानुभूति का वोट था, जो कि मुलायम सिंह यादव के डेथ के बाद समाजवादी पार्टी को मिला। और यही कारण था कि वहां पे इतनी अच्छी जीत दर्ज की है डिम्पल यादव ने। अच्छा, एक चीज और है कि प्रसपा का भी सपा में विलय हो गया है। शिवपाल बिल्कुल। यादव हालांकि मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद ही साथ आए, पर साथ आ गए, विलय हो गया बिल्कुल। प्रसपा का। क्योंकि उस लोकसभा में विधानसभा भी आती है शिवपाल यादव की, और उन्होंने वोट की अपील की और कहा कि नेताजी को श्रद्धांजलि दें। जी तो बिल्कुल, जैसा कि दोनों ही आपने अखिलेश बताया, तो यादव। ये एक ना पूरा इमोशनल इलेक्शन रहा है। देखिए कि एक इमोशनल टच हो गया वोटर्स का कि हाँ, नेताजी को श्रद्धांजलि देनी। क्योंकि हम देखें मैनपुरी में तो बहुत ज्यादा नेताजी के वहां पे समर्थक हैं, और जी मतलब आप देखें तो क्योंकि वो उनका गढ़ रहा है, क्योंकि कभी मुझे नहीं लगता कि कभी हारे होंगे। चाहे मुलायम सिंह यादव लड़े वहां से ना लड़े, सपा का कैंडिडेट वहां से हमेशा जीतता है। बिल्कुल। और रामपुर की बात करें तो रामपुर में एक समय में आजम खान वहां पे एक बाहुबली नेता के तौर पे जाने जाते थे, और उनके स्टेटमेंट्स जो रहते थे वो भी काफी खतरनाक रहते थे, चाहे वो सिस्टम के खिलाफ हो, चाहे वो किसी पार्टी के खिलाफ हो, बिल्कुल। वो ऐसे स्टेटमेंट्स रहते थे। और अब उनका पत्ता वहां से साफ हो चुका है, और वहां पर जो इन्होंने कैंडिडेट उतारा था सपा ने, वो आसिम रजा को उतारा था। तो वो बिल्कुल। भी आप देखें तो बिल्कुल, वो हार चुके हैं, चुनाव और हार चुके बीजेपी हैं। ने वहां पे रामपुर में जो जीत दर्ज की है वो बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। बिल्कुल। जी, अगर हम शुरुआत से देखें तो आजम खान का कहीं ना कहीं गढ़ था, एक रामपुर जो था, वो हमेशा से वहां चुनाव जीतते आए थे, चाहे वो लोकसभा हो या कोई भी चुनाव हो। उन वो या हो या उनका जो प्रतिभा होता था, कैंडिडेट होता था, वही चुनाव वहां पे जीतता था।
इस बार अगर हम देखें तो हाल ही कुछ सालों में जो योगी सरकार ने वहां कार्रवाई की है आजम खान के खिलाफ, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, यूनिवर्सिटी का जो उनकी इलीगल यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, उस कारण कहीं ना कहीं जो आजम खान की छवि थी उसको धक्का पहुंचा, वो कमजोर हुई। और यही कारण था कि समय के साथ चूंकि वो इतने टाइम तक जेल में रहे, तो उनकी छवि कहीं ना कहीं कमजोर हुई, और उसका रिजल्ट हमें चुनाव में दिखा कि जो समाजवादी पार्टी, जो उनकी पक्की सीट रही है एक रामपुर की, वो इस बार वो नहीं बचा पाई। और आजम खान को इस बार जो के जो प्रत्याशी थे उनको हार का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल। जी, तो गुजरात में बहुत जल्दी शपथ ग्रहण है, 12 तारीख को शायद शपथ ग्रहण है गुजरात में। बिल्कुल। जी, बिल्कुल 12 तारीख और को आज ही कांग्रेस की घोषणा तरफ की है। से क्या प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कब हो सकता है शपथ ग्रहण? जी, पहले तो कांग्रेस को ये तय करना होगा सीएम कौन बनेगा, शपथ ग्रहण बिल्कुल। तो बात की बात है। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि जो वहां के अब जो नए अध्यक्ष है कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बैठक कांग्रेस के करेंगे सामने किसको। सबसे बड़ी बिल्कुल। चुनौती ये है कि सभी विधायकों को संतुष्ट करते हुए एक सीएम कैंडिडेट तय करना कि कौन बनेगा सीएम। कांग्रेस के लिए बिल्कुल। एक चुनाव में कम से कम 10 बाधाएं रहती हैं शपथ ग्रहण तक, और उसके बाद कंटिन्यू करना 5 साल। क्योंकि हम गोवा में देखें तो क्या हुआ, उससे कांग्रेस काफी डरी हुई है। बिल्कुल, गोवा में हो, एमपी में हो, उत्तराखंड में हो, ऐसा कई बार हो चुका है। कांग्रेस ने सत्ता में जीत पाई थी, अपनी ज्यादा सीटें लाई थी, लेकिन तो भी जो आखिर में सरकार बनाई वो बीजेपी ने ही बनाई। तो ये देखना होगा कि पहले कांग्रेस कैसे अपने विधायकों को बचा पाती है, कैसे वो डील करेगी अपने नेताओं के साथ, और किसे मुख्यमंत्री बनाती है, क्या सरकार का मॉडल वो अपनाती है। तो फिलहाल शपथ ग्रहण का तो कहना मुश्किल है कि कब होगा, पहले मुख्यमंत्री कौन बनता है ये देखने लायक होगा। तो बीजेपी का जो गुजरात में शपथ ग्रहण है वो 12 तारीख को तय हुआ है, और भूपेंद्र भाई बिल्कुल। पटेल जो है वो 12 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। और फिर उसके बाद मंत्रियों का बंटवारा होगा, किसको क्या मिलेगा, और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं अपनी रहती अपनी हैं कि बिल्कुल। बिल्कुल कि क्या सही बात है। मिलेगी। हम तो आम आदमी पार्टी में भी रहती हैं, कई नेता तो इस वजह से पार्टी से भी मूव कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होगी हिमाचल में हमें देखना कि किसको कौन सा विभाग मिलता है और कौन बिल्कुल। सीएम कैंडिडेट होता है। सीएम। तो एक ये बिल्कुल। बड़ी जीत थी कांग्रेस की हिमाचल में भी, जिसको कवरेज नहीं मिली, पर ये एक बड़ी जीत थी। और साथ ही जो जी। रिकॉर्ड बनाया है बीजेपी ने गुजरात में, वो मुझे लगता है कि काफी लंबे अरसे तक अब चलेगा। और बहुत मुश्किल है कि बिल्कुल। अगर कभी ब्रेक होगा तो इसे बीजेपी ही ब्रेक करेगी शायद। और अब बीजेपी अपने 5 साल गुजरात में कंटिन्यू करेगी। तो बिल्कुल। क्या लगता है इम, आपको कि गुजरात में जो जी। मोरबी हादसा हुआ था, हालांकि विधायक उनके जीत गए वहां से, तो मोरबी बिल्कुल विधायक हादसे उनकी। पर जो फर्क दिखा नहीं खास हम देखें। और जी साथ ही बिल्कुल। हम बात करें कि रिवावा जी, जडेजा ने भी जीत दर्ज रविंद्र जडेजा की, की। बिल्कुल। जिनके सामने जडेजा की बहन ही थी शायद, नैना नैना हाँ जडेजा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, वो उनकी बहन ही कांग्रेस थी, से रविंद्र जडेजा की उनके बहन। परिवार में भी एक तरीके का बंटवारा है देखे बिल्कुल। तो, कि उनके पिता जो है वो कांग्रेस के समर्थक हैं, और रविंद्र जडेजा ने तो हालांकि आकर ये सामने से बोल दिया था कि मैं तो आपको पूरा का पूरा भगवा दिख रहा हूँ, तो मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। और वो अपनी पत्नी के साथ उतरे, समर्थन किया बिल्कुल। उन्होंने और एक अच्छी जीत हासिल की। काफी क्रिकेटर्स ने भी पोस्ट करके उनको उनके उनको लिए समर्थन समर्थन दिया था। दिया। बिल्कुल। बिल्कुल। शिखर धवन ने भी पोस्ट किया था कि यहाँ पर बाबा जडेजा को जिताइए, और उन्होंने एक अच्छी जीत दर्ज की है। तो पहली बार वो विधायक बनी है वहां से। और जी। देखना होगा कि किस तरीके से रिवावा काम करती है, और भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार किस तरीके से आगे 5 साल गुजरात के मॉडल पे काम करती है। क्योंकि गुजरात का मॉडल आगे हम्म। 2024 में कितना प्रचार कर सकेंगे वो भी दिखाना है। साथ ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो कई सारे मुद्दे हैं जो गुजरात जी। के चुनाव को, और यूपी और तरह तरह के मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव को तय करेंगे। कि लोकसभा में क्योंकि विपक्ष भी एकजुट हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ हो ना हो, शायद ये विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। तो शायद ये एक बिल्कुल। मजबूत विपक्ष खड़ा करे। आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष एकजुट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से चुप्पी साधे बैठे हैं, वो शायद 2024 का प्लान कर रहे हैं। जी, जहां तक मुझे भी ये लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे कांग्रेस का जो संगठन है जो काफी कमजोर पड़ गया था कई राज्यों में, यानी कि पूरे देश भर में ही, उससे कहीं ना कहीं एक नई गति मिलेगी, नया बल मिलेगा।
और भले ही तो उसका भी विधानसभा के चुनाव में असर ना हो, लेकिन हो सकता है लोकसभा तक आते आते कुछ उसका असर पड़े। और हम राहुल गांधी को भी देखा हम लोगों की पॉलिटिक्स को हाल ही में कि विधानसभा में बिल्कुल प्रचार नहीं करें, चाहे वो गुजरात हो या हिमाचल हो, उन्होंने कहीं भी प्रचार नहीं किया। लेकिन वो जितने भी स्टेट्स है वहां पे लगातार उन्होंने यात्रा कंटिन्यू की है। तो आई थिंक उनका जो गोल है वो 2024 का लोकसभा इलेक्शन ही है, ना कि जो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव है वो। इसका असर क्या होता है, कितनी यूनाइट होता है ऑपोजिशन, ये वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही मैं दर्शकों को एक और बात बताना चाहूंगा कि आज जो गुजरात चुनाव के नतीजा है, इसके बाद से आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट मिले हैं गुजरात में। और वो अब देश की 9वीं नेशनल पार्टी बन चुकी है। इससे पहले देश में 8 नेशनल पार्टी थी, अब वो एक नई नेशनल पार्टी, जो क्राइटेरिया होता है कि आपको 4 राज्यों में 6% से ज्यादा वोट चाहिए होता है विधानसभा में, उन्होंने वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है। और अब ऐसा हो चुका है कि करीब करीब अब जो इलेक्शन कमीशन की घोषणा की बात है, जब भी वो घोषणा करता है, आम आदमी पार्टी जो है वो नई राष्ट्रीय पार्टी जो है वो बन चुकी है देश भर में। तो कहीं ना कहीं ये हमें आम आदमी पार्टी का एक्सपांशन जो है देश में, जो 10 साल के अंदर उन्होंने काफी तेजी से एक्सपांशन किया है, वो भी दिखाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक ये सपना साकार हो चुका है कि वो बिल्कुल। राष्ट्रीय पार्टी बने। ठीक है, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। अब देखना ये है कि, क्योंकि केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया साहब का ये मानना है कि 2024 में वो विपक्ष होंगे। जी बिल्कुल, उनकी विपक्ष के महत्वाकांक्षा तो बारे ऐसी है कि हम कांग्रेस को हटा के वहां पे जो कांग्रेस को रिप्लेस करके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो सबसे बड़ी पार्टी, वो हम ही बने। बीजेपी को टक्कर को दे तो वो आम आदमी पार्टी ही टक्कर दे। ऐसे उनके ख्वाब हैं, कितने पूरे होते हैं ये वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, भक्ति बताएगा। और लोकसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। जी और हम बात करें अगले साल की, तो दिसंबर चल रहा है और जनवरी से दिसंबर तक अगले 9 राज्यों में शायद चुनाव। बिल्कुल, करीब 9 राज्यों में चुनाव होने, जिसके अंदर एमपी, राजस्थान, कर्नाटक जैसे बड़े राज्य भी है, जिनका लोकसभा विधानसभा में काफी इंपॉर्टेंस है। तो अगला साल जो रहेगा वो काफी एक देखते हैं इंटरेस्टिंग साल रहेगा। और वो कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव है, उसकी दिशा और दशा को तय करेगा। तय तो करेगा। देख, बिल्कुल। जी बिल्कुल, जी क्योंकि आज हम देखते हैं, एमपी की बात की आपने, तो मंदसौर में आज आपके सीएम साहब भजिया खाते हुए देखे। बिल्कुल, लेके और गए। उन्होंने कहा कि मन नहीं भरा भजिए से। तो इस बिल्कुल। तरीके की ये छोटी छोटी जो एक्टिविटीज हैं, इनको सोशल मीडिया पे दिखाना और अपनी इमेज को साफ करना। क्योंकि एक चीज और देखी जा रही है कि हम शिवराज सिंह की बात की शुरू किए तो कर लेते हैं। जी शिवराज सिंह चौहान को लोग देखते हैं कि अगला प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान होगा। जी। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और मोटा भाई को रिप्लेस कर पाएंगे ये? मुझे तो नहीं शिवराज लगता सिंह ऐसे। शिवराज सिंह चौहान की जो इमेज है बहुत साफ है। ठीक है, हम देखें, जी क्योंकि इधर उत्तर प्रदेश से योगी जी भी कहीं ना कहीं दावेदारी पेश करते हैं। और इनकी जो बात है कि मोदी जी की एज भी काफी हो गई, तो रिटायर होंगे क्या मोदी जी, या मोदी जी कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि वोट तो मोदी के नाम पे मांगते हैं। और आज विपक्ष ने भी ये बात की कि आप क्रेडिट जब देते हैं मोदी साहब को कि मोदी के नाम पर वोट दीजिए, तो आप हिमाचल में जरा मोदी जी को क्रेडिट दे भी दीजिए कि हार का कारण भी मोदी है। जी बिल्कुल, जो क्रेडिट है वो दोनों तरफ से, अगर गुजरात क्रेडिट उनको मिलता है जीत का, तो कहीं ना कहीं हार का क्रेडिट भी मोदी जी के नाम पे जाना चाहिए। जहां तक बात आपने शिवराज सिंह चौहान की कही कि वो भी एक कैंडिडेट है पीएम के मोदी जी के बाद, देखिए मुझे नहीं लगता कि उसके फिलहाल कोई इतना अभी चांसेस हैं, क्योंकि एमपी में देखिए तो उनकी पॉपुलैरिटी है। हालांकि वो डिक्लाइन हो रही है उनकी पॉपुलैरिटी एमपी में भी, लेकिन फिर भी वो काफी पॉपुलर है, एमपी के कहीं ना कहीं सबसे बड़े नेताओं में से एक है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ऐसी कोई अपील शिवराज सिंह चौहान की है नहीं जिससे मोदी की है, अमित शाह की है, और इवन योगी आदित्यनाथ को भी देखें तो ज्यादा पॉपुलर चेहरा है एज कम्पेयर टू शिवराज सिंह चौहान। तो अगर शिवराज सिंह चौहान पीएम बनना चाहते हैं। पॉपुलर हुआ है। हालांकि बिल्कुल। खासकर देखिए इस विधानसभा चुनाव के बाद बिल्कुल। योगी जी की जो एकदम से उभर कर छवि आई है, लीडरशिप क्वालिटी जो उनमें है, जी। तो इन दोनों में थोड़ा सा कंपटीशन है कि शिवराज और सिंह चौहान, क्योंकि सभी बिल्कुल। ये जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी या अमित शाह हमेशा सत्ता चलाने वाले नहीं है। तो बीजेपी भविष्य में किसकी तरफ देखती है? तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया कि शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल। या और मैं योगी। आपको आपको बताना चाहूंगा कि हमने हाल ही में कुछ महीनों पहले देखा था कि जो बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसमें से भी शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी हमें एक इंडिकेशन है बीजेपी का कि किसका स्तर मजबूत हुआ है, किसका स्तर जो स्थिति है वो कमजोर हुई है। तो ये काफी मुश्किल होगा शिवराज सिंह चौहान के लिए कि वो आगे जाके प्रधानमंत्री के एक प्रबल दावेदार बने।
ऐसा मेरा मानना है, देखिए, बाकी वक्त ही बताएगा। पैर पैर छूने जाते हैं और पैर खींच देते हैं। वो बिल्कुल। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी हो, अटल बिल्कुल, हमने कई ऐसे नेता देखे हैं। जी रहे जी। नहीं अब, और उन्होंने तो राजनीति से काफी वक्त पहले ही संन्यास ले लिया था। उनकी जी। राजनीतिक छवि जो थी वो काफी साफ सुथरी थी, और उनकी राजनीति एक अलग तरीके की राजनीति थी। आज के समय में जी वो बिल्कुल। पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि आज कल देखिए आप, ये जो चुनाव हुए हैं हिमाचल के, गुजरात के, इसमें किस तरीके की गंदी बयानबाजी हुई है। बिल्कुल, हमने कांग्रेस के देखा ही तरफ है। से, आम आदमी पार्टी की तरफ, और बीजेपी भी कहीं इसमें पीछे नहीं रही है। तो वो जो राजनीतिक दौर था अटल जी वाला, जी। उसमें इस तरीके की बयानबाजी बस देखने को नहीं मिलती थी। बिल्कुल। जी, हमने बाकी जो पक्ष विपक्ष है कहीं भी ऐसी बयानबाजी नहीं होती थी, नेता एक दूसरे का सम्मान करते थे, विरोधी थे, लेकिन इस तरह की जो आजकल कमेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, वैसे कमेंट नहीं होते थे। अब वो कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर गिर गया है, और अब वो एक जो सीमा होती थी, वो सीमा में अब नेता रहते नहीं है, उसे लांग देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आज शाम को भी 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पीएम मोदी का काफिला दिल्ली बीजेपी दफ्तर बिल्कुल। पहुंचा, तो वहां क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या चीजें बाहर निकल कर आई, किस बारे में मीटिंग थी, क्या था? जी, आज जो मीटिंग हुई थी, कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो कोर नेता है, जो उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी, जो बड़े शीर्ष नेता हैं, उनकी मीटिंग हुई थी कि आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं, कब शपथ ग्रहण समारोह होगा, और जो मंत्रियों को लेकर उनकी डिस्कशन हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनको संबोधित किया। उसके अंदर उन्होंने बताया कि एक अप्रत्याशित जीत हुई है गुजरात के अंदर, बीजेपी, गुजरात के लोगों ने कमाल कर दिया। साथ ही उन्होंने हिमाचल का भी डिस्कशन ही किया कि हम खाली 1% वोट जो है, यानी कि कांग्रेस को करीब 44% वोट मिले हैं, और बीजेपी को 43% वोट मिले। तो 1% का जो फासला वोट का है, उस कारण हमें इतना नुकसान हो गया, और हम 1% से पिछड़ गए, नहीं तो हम सरकार बनाते, ऐसा मोदी जी का कहना है। तो उन्होंने गुजरात को लेकर भी एक प्रेडिक्शन की है, और बाकी उन्होंने काफी जो कार्यकर्ता है, जो अध्यक्ष बीजेपी की जेपी नड्डा, उनकी तारीफ की है, उनको तारीफ में काफी कसीदे पड़े। जी बिल्कुल, क्योंकि क्या था कि कलह तो चल रही थी हिमाचल में भी बीजेपी के अंदर, और बिल्कुल। थोड़ी बहुत गुजरात के अंदर, पर हिमाचल में सुपड़ा साफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा हाँ, एक विपक्ष हाँ में जी। हुआ है, पर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ बिल्कुल। हुआ है। और 5 सीटें जो निकली हैं, मनन कह रहे हैं गुजरात मीन्स बीजेपी। हाँ मनन, आज ये कह सकते हैं हम बिल्कुल। बिल्कुल, गुजरात मीन्स बीजेपी। बिल्कुल गलत गुजरात है तो, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 सीटें जो निकली हैं आम आदमी पार्टी की, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मनोबल बढ़ाएंगी, क्योंकि भविष्यवाणी सही नहीं हुई है, पर कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाएंगी हाँ ये। और बिल्कुल। हाँ कि जी बिल्कुल, भविष्यवाणी की बात करें तो वो बता तो, रहे हैं, वो थोड़ा वो तो पूरी तरह ही गलत हो गई। और जी बिल्कुल, वो तो गलत हो गई, लेकिन हाँ, एक ऐसा एंट्री का है अगर एक नई पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, तो एक अच्छी एंट्री है। जो उन्होंने वादा किया था कि हम तो सरकार ही बना रहे हैं, और जो उनके प्रत्याशी है सीएम के, ईशुदान गढ़वी हो या उनके अध्यक्ष हो गोपाल इटालिया, वो सब चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा तो हमें कुछ देखने को मिला नहीं, लेकिन ऐसा एंट्री जो उन्होंने की है कि पहले चुनाव में ही 13% वोट लाए, 5 सीटें जीते हैं, एंट्री बस अच्छा किया है। देखते हैं क्या उसको कंटिन्यू कर पाता है आगे भी, और क्या वो अपने विधायक जो उनके 5 है उनके पार्टी में रहेंगे, कि कहीं इधर उधर चले जाएंगे। तो ये देखने लायक होगा आम आदमी पार्टी के लिए कि वो आगे कैसा परफॉर्म करते हैं, जो बाकी चुनाव आएंगे गुजरात में, पंचायत के और नगर निगम के। जी बिल्कुल। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी ने आज एक बात कही थी कि जो जी। क्राइटेरिया है, जो आपने बताया कि 6% से ज्यादा वोट होना चाहिए 4 राज्यों में, विधानसभाओं में, ये सब बताया आपने जो, तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात कही थी कि दिल्ली जो है वो जी। एक केंद्र शासित प्रदेश है। जी, तो वो एक अर्ध हाँ, राज्य है ये, वो तो उसमें। गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, ये थोड़ा सा इस पे संशय हाँ, ये था। एक पेचीदा मामला है। ऐसे ऐसे कुछ अब तक आया नहीं है कि इसको, जनरली हमने देखा है कि दिल्ली को भी ऐसा, जब स्टेट की बात है तो ऐसा स्टेट काउंट किया जाता है, उसकी जो असेंबली, उसकी भी उतनी वैल्यू है जितनी बाकी असेंबलीज की राज्यों की है। लेकिन अब कोई ऐसा पेच पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो चुनाव आयोग का काम है, वो देखेगा कि क्या वो दिल्ली को काउंट करता है एज ए स्टेट या नहीं। तो ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है उसको लेकर। जी बिल्कुल। खासकर पार्टियों के लिए आज का दिन और कल का दिन आम आदमी बिल्कुल। पार्टी के लिए बेहतर रहा, और इन पार्टियों और उनके विधायकों के अच्छे भविष्य के लिए हम कामना करते हैं कि बिल्कुल। अपनी अपनी पार्टी में रहें, और जहाँ रहें सुरक्षित रहें, चाहे राजस्थान में रहें और चाहे गुजरात में रहें। वापस आपको हिमाचल आना बिल्कुल। है, राजस्थान में जी। आप रहें, पर आपको वापस हिमाचल आना है और अच्छे से सरकार बनाएं और चलाएं। उम्मीद करेंगे कि
इन अगले 5 सालों में पार्टियां बेहतर बिल्कुल काम करें और बेहतर जिस काम करें, तरीके जो से वादे हैं वो पूरे करें। वादे किए हैं आपने वो खोखले ना रह जाए, चाहे ओपीएस का बिल्कुल मामला हो और चाहे सेब के र- फार्मर्स र- का हो और चाहे बिल्कुल गुजरात में मोरबी जैसे आगे हादसे हुए हैं वो ना हो। इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है गुजरात गवर्नमेंट को कि टेंडर जब दिए जाए तो ठीक लोगों को ठीक तरीके से दिए जाए, उसमें बिल्कुल बिल्कुल। ना हो। तो धन्यवाद अक्षत, पूरा थैंक यू समझाने के लिए, अभिषेक। पूरा विश्लेषण देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही सरल और सटीक तरीके से हमें, हमारे दर्शकों को समझाया कि क्या था पूरा चुनाव का रिजल्ट बिल्कुल और क्या स्ट्रेटजी थी और क्या कमियां रह गई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक, मुझे इनवाइट करने के लिए भी, कि हमने चुनाव में समझा सका, लोग अपनी बात बता सका उसके लिए। जी।